हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 97 पर। ठीक है, अगर हम भाग 97 पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात कि भाग 96 तक तो हम लोगों का पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग जिस श्रृंखला में सेंचुरी मारने के करीब पहुँचे हैं। तो हम लोग इन जिस श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहें, इसे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जिस श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे कि हाल ही में यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं और आप देखेंगे कि उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी से तो मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, और इतिहास से कुछ प्रश्न थे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न थे। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स मिलाकर उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो हैं हम लोगों के जीएस श्रृंखला से भी फंसे हुए हैं। तो जो नियमित रूप से जीएस श्रृंखला देख रहे हैं, जो एकदम नियमित रूप से जीएस श्रृंखलाओं का आनंद ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एग्ज़ाम्स जा रहा है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, तो लोग नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में काम करे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 97 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि अकबर ने किस घटना के उपरांत सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों में की पॉइंट ढूंढेंगे और फिर उसके बाद उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो किस घटना के उपरांत अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण के उपरांत, या मजहरनामा जारी करने के उपरांत, अम्बेर की राजकुमारी से विवाह करने के उपरांत, या दीन इलाही धर्म प्रारंभ करने के उपरांत। ठीक है, तो इसमें सब लोगों को बताना है कि अकबर ने किस घटना के उपरांत सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी तो मान लीजिए कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ध्यान देने वाली बातें ये है कि वहाँ पर जो सुल्तान ए आदिल की उपाधि की बात की जा रहा है, तो यहाँ पर सुल्तान ए आदिल से मतलब ये है कि अकबर ने अपने आप को धर्म में सर्वोच्चता प्रदान करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो अब लोगों को यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो धर्म को लेकर संबंधित है, धर्म से रिलेटेड है। तो कौन सी चीज़ें हैं? इबादत खाना धर्म से है। इबादत खाने में धर्मों का जो जो संभाव होता था, वहाँ पर धर्म गुरुओं का जो उपस्थिति देखने को मिलती थी, वहाँ पर अकबर जो धर्म गुरुओं से बातचीत करता था, वाद विवाद करता था, उसके लिए इबादत खाने का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इबादत खाने में धर्मों का प्रचार प्रसार या वहाँ पर धर्मों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर धर्म पर सर्वोच्चता की बात नहीं की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मजहरनामा जो है, मजहरनामा एक धर्म से रिलेटेड एक दस्तावेज था। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये दीन इलाही धर्म के को लेकर लाया गया था, और वहाँ पर मजहरनामा में जो नियम कानून बनाए गए थे उसको सर्वोच्चता प्रदान की गई थी कि धर्म में इस प्रकार से चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि मजहरनामा का जो संबंध है वो आपके धर्म से है, और मजहरनामा के जारी करने के उपरांत ही अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, प्रश्नों को हल करते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अम्बेर की राजकुमारी से विवाह तो मान लीजिए कि तो धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये तो आपके विवाह से संबंधित है। और दीन इलाही धर्म का प्रारंभ करने के बाद उपरांत, यानी कि दीन इलाही धर्म जो प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा, वहाँ पर आप देखेंगे कि दीन इलाही का जो संबंध है वो सर्वसंभाव से लेकर चलता है, सार्वभौमिक संभाव से लेकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि किसका निर्माण कब किया गया था। फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाने का निर्माण किया गया था, देखेंगे कि ये हुआ था 1575 में। ठीक है, 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। और मजहरनामा की जो घोषणा किया गया था, देखेंगे कि 1579 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में मजहरनामा का घोषणा किया गया था। और अम्बेर की राजकुमारी से जो विवाह हुआ था ये 1562 ईस्वी में हुआ था, 1562 ईस्वी में हुआ था। आप लोग सन भी नोट डाउन करते रहेंगे, ईयर पता रहेगा, तो आप लोग के लिए मिलान करने के लिए अगर ईयर वाइज देगा कालानुक्रम बैठाने के लिए, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। और दीन इलाही आप देखेंगे कि 1582 में यह धर्म लाया था अकबर ने। कब? 1582 ईस्वी में। तो दीन इलाही धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, जब दीन इलाही धर्म लाया गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, कब आया था? वो 1582 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला प्रश्न था। आप लोग नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखिए। ठीक है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बनाए जाते हैं आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करके बना दी जाती हैं। अब यूपीएससी का पेपर कुछ दिन में हुआ है, तो 17 को हुआ था, कल ही शायद कल परसों कल ही था। तो वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से कल परसों जब भी था, 1-2 दिन हुए अभी हुए, तो वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से प्रश्नों की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करके बनाई जाती हैं, एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाए जाते हैं वहाँ पर। तो उसको हल करने के लिए आप लोगों के लिए जो सोचने समझने की क्षमता है, प्रश्नों को समझने की क्षमता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी। तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न इमारतों में से किसे शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है? क्या? शान फतेहपुर, यानी कि शान ए अगर हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लिखें तो ये भी आप लोगों का सही होगा, ठीक है। फतेहपुर अगर इस तरह से लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शान फतेहपुर या शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। कौन सी इमारत है? बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जामा मस्जिद है या शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। ये चारों आप देखेंगे कि चारों जो निर्माण स्थापत्य की चीज़ें जो निर्माण कराई गई थी, चारों को चारों आप देखेंगे कि ये आपके फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो फतेहपुर सीकरी का जो जामा मस्जिद है उसको शान ए फतेहपुर कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कि जो फतेहपुर सीकरी है उसको यूनेस्को में कब स्थान दिया गया था? यूनेस्को में फतेहपुर सीकरी को यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनेस्को तो सबको पता होना चाहिए कि यूनेस्को क्या होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के इस तरह से करके इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था 1986 में, ठीक है। 1986 में इसको शामिल किया गया था। और जामा मस्जिद को आप देखेंगे कि शान फतेहपुर कहा जाता है। और इन चारों का जो निर्माण काल है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर आप लोग बताइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 1571 से लेकर, ठीक है, 1571 से 1585 तक, ठीक है, 1571 से 1585 तक, 1585 तक ये मुग़लों की राजधानी थी, ठीक है, ये मुग़लों की राजधानी थी। और इस समय जो शासक है कौन है? अकबर हैं, ठीक है, मुग़लों की राजधानी थी, ठीक है। इस तरह से आप लोग चीज़ें नोट डाउन करिए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा, किसकी सुलह कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी सुलह कुल की अवधारणा? ठीक है, राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर या उपर्युक्त सभी पर, ठीक है। तो आप लोगों को सुलह कुल से क्या समझ में आ रहा है कि सुलह कुल का मतलब ये होगा कि सार्वभौमिक सहिष्णुता, ठीक है। सुलह कुल का मतलब कि जो इस प्रकार से जो नियम कानून बनाए होंगे कि जो सबके प्रति समान भाव रखती हो, ठीक है। तो वही होगा, क्या होगा? सार्वभौमिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक सहिष्णुता, ठीक है, ठीक है। तो इसी का जो शाब्दिक अर्थ होगा क्या होगा कि सबके साथ समान व्यवहार, ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार की जो नीति होगी उसे सुलह कुल की नीति कही जाएगी। और किसकी नीति है? अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता पर आधारित थी या धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक सहिष्णुता से क्या मतलब होगा? यानी कि ये तीनों चीज़ जो हैं सार्वभौमिक सहिष्णुता में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि सुलह कुल की नीति जो है इन तीनों पर आधारित मानी जाएगी, ठीक है, यानी कि उपर्युक्त सभी पर। क्योंकि जो सबके साथ समान व्यवहार की बात की जा रहा है, जो समानता की बात की जा रही है, इन तीनों में आएगा, ठीक है। सांस्कृतिक भी होगा, धार्मिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा और आर्थिक भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं उसको कॉन्सेप्ट समझते रहिए, किस चीज़ का क्या अर्थ होता है, वो सारी चीज़ें बात आप समझते रहेंगे तो प्रश्नों को हल करना आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और कॉन्सेप्ट समझते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुग़ल शासक, ठीक है, किस मुग़ल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ठीक है, वो कौन सा शासक था?
मुग़ल शासक कि जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। और जौनपुर को क्या कहा जाता है? हिंद सिराज नाम दिया जाता है, या पूरब का सिराज भी बोला जाता है इसे। हिंद सिराज या पूर्व का सिराज भी बोला जाता है। ठीक है, तो जौनपुर को से किसके विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? हुमायूं है, अकबर है, शाहजहाँ है, औरंगज़ेब। तो अब लोग ये जानते हैं कि औरंगज़ेब जो था वो कट्टर हिंदू था। ठीक है, तो कट्टर हिंदू कह रहे हैं, सॉरी, कट्टर मुस्लिम था। तो उसको, औरंगज़ेब को कट्टर मुस्लिम माना जाता है। तो ऐसा भूल कर भी मत कभी मारिएगा कि औरंगज़ेब के विरुद्ध ही जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। वो जारी किया गया था अकबर के द्वारा, अकबर के विरुद्ध। ठीक है, तो अकबर के विरुद्ध आप देखेंगे कि 1580 में, कब? 1580 में। और 1580 में अकबर के विरुद्ध वहाँ पर फतवा जारी किया गया था। कहाँ से? जौनपुर से। अब कौन था यहाँ पर? आप देखेंगे कि यहाँ के जो धर्मगुरु हैं, ठीक है, धर्मगुरु कौन है? मुल्ला मोहम्मद जायदी। धर्मगुरु हैं मुल्ला मोहम्मद जायदी, मुल्ला मोहम्मद जायदी। और इनका मानना था, ये जो मुल्ला मोहम्मद जायदी हैं, और इनका मानना था कि जो अकबर की नीतियां हैं, जो अकबर की सहिष्णु नीतियां हैं, जो समानता की नीतियां हैं, जो धार्मिक नीतियां हैं, उससे जो है इस्लाम का जो धीरे धीरे जो क्षरण हो रहा है, मान लीजिए कि इस्लाम का खंडन हो रहा है। और वहाँ पर जो अकबर की नीतियाँ कार्य कर रही थी, और उसी के लिए आप देखेंगे, और 1582 में आप जानते ही हैं कि अकबर ने दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया था। और जिस प्रकार से अकबर ने धर्मों को लेकर चला अपने शासनकाल में, वो कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के लिए हानि पहुंचा रहा था। और इसीलिए आप देखेंगे कि 1580 में ही जौनपुर के धर्मगुरु, कहाँ के हैं? जौनपुर के धर्मगुरु मुल्ला मोहम्मद जायदी ने सभी मुसलमानों से आग्रह किया कि वो अकबर के विरुद्ध विद्रोह करें। ठीक है, तो वही को कहा गया कि जौनपुर से जो फतवा जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध, वो किसने किया था? मुल्ला मोहम्मद जायदी ने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न पढ़ते रहें, समझते रहें। कॉन्सेप्ट, अगर प्रश्नों के अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, किसी भी तथ्य के कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं आप, तो निश्चित ही है कि आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और आप जब भी कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने कंफर्टेबल महसूस होगा कि हम इस प्रश्न को पढ़े हैं, समझे हैं, और इसको मैं एकदम आसानी से 100% सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कॉन्फिडेंस आएंगे वो तभी आएंगे जब तक आप लोग अपने अंदर वो प्रश्नों को समझने की क्षमता विकसित न कर लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की विकसित न कर लें। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स ही जो है विद्यार्थी के जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती हैं। तो लोग नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसके मापने के लिए? सौर विकिरण को। ठीक है, सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरेनोमीटर या पायरहेलियोमीटर। ठीक है, तो पायरेनोमीटर, पायरहेलियोमीटर में से किसका उपयोग किया जाता है? या ए व बी दोनों का प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो आपके दोनों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, तो बहुत रेयर में एक ही ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर वहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों ऑप्शन सही होते हैं। यानी कि पायरेनोमीटर और पायरहेलियोमीटर से, दोनों से आप लोगों के सौर विकिरण को मापा जाता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के वनडे एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर PCS लेवल तक भी प्रश्न इसको इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो लोग नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कहाँ पर? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व। ठीक है, सबसे ईजी प्रश्न मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। हाई लेवल के एग्जाम्स में ROR हो गया, UP PCS हो गया, या स्टेट PCS हो गया, उसमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड का जो निर्माण के जो प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे क्या बोलते हैं, सबसे सर्वमान्य प्रक्रिया है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से माना जाता है कि ब्रह्मांड पहले एक सघन पिंड था और कालांतर में उसमें विस्फोट होता है, उसी के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब उसके कण कण बिखरे, तत्व बिखरे, तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक थी। और हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, अणु हैं, वो आपस में क्रिया करके हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे जो वहाँ पर ज्वलनशील गैसों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद वो बाद में ठंडे हुए, फिर उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मांड में जो प्रारंभ में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाए गए और जो वर्तमान समय में तत्व पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर ही हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस और हीलियम जो है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मान लीजिए कि हल्की गैस है, हीलियम जो है एक ज्वलनशील गैस मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये कि आप देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले ये दो महत्वपूर्ण गैसें हैं। ऑक्सीजन को जीवनदानी माना जाता है, जीवनदात्री माना जाता है, और नाइट्रोजन जो है हर एक तत्व में विद्यमान देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न और कॉन्सेप्ट समझते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अधिकांश कीट, ठीक है, अधिकांश कीट क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। किससे? अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्रों से, त्वचा से, कुलूम से या फेफड़ों से। तो अगर कीटों की अगर हम बात करें तो वो जो श्वसन करते हैं वो आपके करते हैं वातक तंत्रों से। और वातक तंत्र क्या होता है? आप देखेंगे कि कीटों के जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उसके ऊपर झिल्ली नुमा एक परत पाई जाती है, उसी को वातक तंत्र कहते हैं। और उसी से वो कीट जो हैं अपना श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहें। इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, वनडे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है, आपके फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं, तो लोग नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन से वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं? ए.पी. ओडम है, सी. रोनकियर ने, या F.E. क्लीमेंट्स ने, या अर्नीज नेस ने। तो आप लोग को यह बात बताना है कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार प्रयोग किया गया था अर्नीज नेस ने। और कब प्रयोग किया गया था? 1973 में। 1973 ईस्वी में पहली बार अर्नीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? F.E. क्लीमेंट्स ने, C.C. पार्क ने, D.V. अगर ने, या S.J. गुल्ड ने। ठीक है, तो आप लोगों को बताइए कि मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि मोनोक्लाइमेक्स होता क्या है। ठीक है, मोनोक्लाइमेक्स, ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लें और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चीज़ें आप लोगों को आसान हो जाएंगी। और इसको क्या बोला जाता है? एकल चरम बोला जाता है। एकल चरम बोला जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अब कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित होता है। ठीक है, उच्चतम स्तर पर विकसित होता है, उच्चतम स्तर पर विकसित होता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट समझ में आया? विकसित होता है। वहीं दूसरी ओर, ठीक है, वहीं दूसरी ओर एक समुदाय विकसित हो रहा होता है। एक समुदाय, वहीं दूसरी ओर एक समुदाय विकसित हो रहा होता है। ठीक है, यह सिद्धांत इस प्रकार से कार्य करता है, विकसित हो रहा होता है। यह समझ में आया कि मोनोक्लाइमेक्स क्या होता है? एकल चरम इसको बोला जाता है कि
कोई एक पार्टिकुलर विशेष क्षेत्र है, वहाँ पर एक समुदाय तो उच्चतम स्तर पर विकसित होगा, लेकिन उसके एवज में दूसरी तरफ एक और समुदाय विकसित हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार का जो सिद्धांत है, वो प्रतिपादित किया गया था F.E. क्लीमेंट्स के द्वारा। यानी कि मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लीमेंट्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और कॉन्सेप्ट समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना का प्रतिपादित किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी निषेध या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा या ग्रीनेल के द्वारा, E.P. ओडम के द्वारा या C.C. पार्क के द्वारा। तो पारिस्थितिकी निषेध या आला, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ किससे लिया जाता है? आवास से। ठीक है, आवास से शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे और जो शब्दों का अर्थ पता होंगे तब लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पारिस्थितिकी आवास या निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था ग्रीनेल के द्वारा। ठीक है, ग्रीनेल के द्वारा कब प्रतिपादित किया गया था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में ग्रीनेल के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को याद होने चाहिए। और ग्रीनेल ने, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख लीजिए, ग्रीनेल ने इसे सूक्ष्म आवास की संज्ञा दी थी। ग्रीनेल ने इसे सूक्ष्म आवास कहा था। ठीक है, कहा था, संज्ञा दी थी, बात एक ही होता है। तो स्टेटमेंट आप लोग याद रखिए। तो पारिस्थितिकी आवास निषेध आला की संकल्पना ग्रीनेल ने दिया था। कब दिया था? 1917 में। और ग्रीनेल ने इसे सूक्ष्म आवास कहा था। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाती है। ठीक है, तो कौन सा है? हेलोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन है, पिक्नोक्लाइन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है वो क्या है? पिक्नोक्लाइन। उसको क्या बोला जाता है? पिक्नोक्लाइन। ठीक है, और इन तीनों से आप देखिए कि क्या क्या नाम दर्शाया जाता है। पिक्नोक्लाइन क्या आता है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता। ठीक है, घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, तो हम प्रवणता लिखते हैं सिर्फ, क्योंकि 3 लिखना है। घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। फिर हेलोक्लाइन क्या आता है? हेलोक्लाइन से क्या होता है? देखिए कि हेलोक्लाइन क्या होता है? यह किसी जल निकाय में लवण प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्मोक्लाइन क्या आता है? थर्मोक्लाइन से देखिए कि किसी जल निकाय में गहराई के साथ, ठीक है, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते हैं, नोट्स बना लीजिए। और इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं मिलान करने के लिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इस प्रकार के प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वनडे में भी है पूछे जाए, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, पंचायतों के बारे में तो बहुत बार बताया जा चुका है। पॉलिटी में अगर किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात किया गया है तो पंचायतों के बारे में ही बात किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, सब बहुत बार सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर कुल कितने विषय हैं पंचायतों में? कुल 29 विषय हैं। और कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 243 जी, 243 जी। ठीक है जी,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 243(6) भी लिख सकते हैं, 243(6) भी 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पंचायतों के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है, तो आप लोग उसको जाइए प्रीवियस लेक्चर में देखिए, सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। और यहाँ पर सिर्फ यहीं तक छोड़ते हैं। और ये बहुत ही सदाबहार प्रश्न होते हैं पंचायतों से बनने वाले, कौन सा संविधान संशोधन है, कब लागू किया गया, थर्ड पिलर कौन सा है, फोर्थ पिलर के बारे में पूछा जाता है, थर्ड पिलर के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि पंचायतों का कहाँ पर गठन हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है, कौन सी पंचायत समितियां हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत बार बताया है। ठीक है, क्योंकि 97 जीएस श्रृंखला हो गए हैं और 97 में लगभग बहुत बार, इतना बार सबसे ज़्यादा हम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पंचायतों के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। किसमें, 11वीं अनुसूची, यानी कि पिछले ही प्रश्न हम लोगों ने बात किया कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बात किया गया और कितने विषय, 29 विषय हैं। इसमें विषय के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा विषय जो है शामिल नहीं है। पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है और ग्रामीण खेल है। तो अब देखेंगे कि 29 विषयों में ग्रामीण खेलों का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी कि 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं 243(6) में या 243(g) में, उसमें ग्रामीण खेल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए को अधिकृत है। ठीक है, बाबत, यहाँ पर बाबत उपबंध से मतलब है कि कौन संरचना करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो पंचायतों के लिए कौन संरचना, पंचायतों के गठन के लिए कौन अधिकृत है। राज्य का राज्यपाल है, राज्य का विधानमंडल है, भारत की संसद है या भारत का राष्ट्रपति है। पंचायतों का जो गठन किया जाता है, आप देखेंगे कि वो राज्य के अंदर किया जाता है, ग्रामों में किया जाता है। तो वहाँ पर क्या आ गया, राज्य का वहाँ पर हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएगा। और राज्य के जब अधिकार क्षेत्र में आएगा तो अब समझते हैं कि भारत के लिए जो कानून बनाया जाता है वो भारत की संसद बनाती है, और राज्य के लिए जो कानून बनाती है, जो कोई संस्था बनाती है, तो राज्य का विधानमंडल कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, लॉजिक लगाते रहेंगे, तो आप लोगों का प्रश्न जो है 100% सही होगा। यानी कि राज्य का विधानमंडल जो है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। और कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर कार्य करता है, अनुच्छेद कौन सा है, 243 ग का पहला खंड, ग का पहला खंड। ठीक है, ग का खंड कह रहे हैं, भाग ग का पहला क्लॉज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, शासन प्रणाली की रचना क्या है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शासन प्रणाली है कौन सी है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, कौन सी है, त्रिस्तरीय है। और इसमें क्या क्या आता है, पहले ग्राम आता है, ठीक है, फिर खंड आता है, फिर उसके बाद जिला आता है। ठीक है, तो यही स्तरीय जो त्रिस्तरीय संरचना का स्वरूप है। और यह किसका है, बलवंत राय मेहता समिति का है। किसका है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये बात बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था ये आप लोगों को बताना है, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर आप लोग बताइए। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की बात कही थी, जिसमें ग्राम, खंड, जिला स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना नहीं होगा, त्रिस्तरीय तो एक स्तरीय तो नहीं होगा, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय ये भी नहीं होगा, त्रिस्तरीय की बात किया जा रहा है। ग्राम, खंड व जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, यानी कि यही ऑप्शन जो है आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, कौन सी चीज़ें किससे संबंधित है वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी। तो आप लोगों को प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम आसानी से सॉल्व होंगे। ग्राम, खंड व जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना ये नहीं होगा।
ठीक है। तो पंचायतों से संबंधित जो है बहुत सारे समितियों का गठन किया गया था, 4-5 समितियाँ, उनका कार्यकाल लिखिए, कौन उसके अध्यक्ष थे, वो सारी बातें एक नोट्स बनाइए, नोट्स वहाँ पर बनाइए और उसके बारे में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, हर एक समिति के बारे में बताया जा चुका है। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहाँ पर जीएस श्रृंखला देखिए, उसका आनंद लीजिए और वहाँ पर उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स जो है विद्यार्थी के जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था, ठीक है, वो आप लोगों का आखिरी प्रश्न था। और आप लोग उन जीएस श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।